नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 लक्ष्य डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 13 सितंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पहले प्रश्न पर चले देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न क्या था, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को अपना राजकीय पशु घोषित किया। तो कई लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग व्यू कर रहे हैं, उतने लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। जो लास्ट में मैं प्रश्न छोड़ता हूँ वो आप लोगों के लिए ही होता है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है, ताकि आप लोग इस बात का ध्यान रख सकें कि पिछली जो क्लास की थी या पिछली जो करंट अफेयर्स की वीडियो आपने देखी थी वो आपको कितना याद है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन याद भी है या नहीं। तो इसका आंसर होगा हिम तेंदुआ। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है हैदराबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, मथुरा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हैदराबाद। तो इसके साथ ही सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग फर्म भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले से मेथेनॉल बनाने की दक्षता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही देखें तो मेथेनॉल का उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को ऊर्जा प्रदान करने और पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति हेतु किया जाता है। हालांकि दुनिया भर में मेथेनॉल उत्पादन का अधिकांश हिस्सा प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, जो कि अपेक्षाकृत बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। चूंकि भारत में प्राकृतिक गैस का अधिक भंडार नहीं है, तो इसीलिए मुख्य रूप से हम जो आश्रित रहते हैं वो आयात किए हुए यानी कि विदेशों से मंगाए हुए प्राकृतिक गैस से मिथेनॉल का उत्पादन करने के पर जो हम लोग निर्भर रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आती है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अलाभकारी सिद्ध होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो एक मेथनॉल नीति आयोग इकोनॉमी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। नीति आयोग का जो एक मेथनॉल इकोनॉमी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के आयातित तेल, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कोयला भंडार तथा नगर पालिका के ठोस कचरे को मेथनॉल में परिवर्तित करना है। साथ ही यह एक आंतरिक क्षमता भारत में कोयला गैसीकरण मिशन और हाइड्रोजन मिशन के लिए कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन में भी सहायता करेगी। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 की शुरुआत किसने की है। तो ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसरो, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इसरो। इसरो ने इस अभी हाल ही में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 की शुरुआत की है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के प्रचालन के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चंद्र विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। चंद्र विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसने किया है? इसरो ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए। इसके साथ ही चंद्रयान-2 के बारे में अगर हम लोग जानें तो चंद्रयान-2 क्या है कि यह चंद्रमा पर अन्वेषण उपग्रहों की भारतीय श्रृंखला का दूसरा अंतरिक्ष यान है। यानी कि चंद्रमा पर जाकर वहां पर विभिन्न चीज़ों की खोज करना, वहां के वातावरण की खोज करना तथा अन्य गैसीय या उसके भूमि का अन्वेषण करने वाला उपग्रहों की श्रृंखला में भारत का यह दूसरा अंतरिक्ष यान है। इसके साथ ही देखें तो इसमें एक ऑर्बिटर और जिसमें लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रज्ञान नामक रोवर भी शामिल था। यानी कि इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और इसी के साथ ही प्रज्ञान जिसका जो रोवर का नाम था। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, जो कि 22 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी GSLV Mk3 द्वारा श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था और इसे अगस्त 2019 में चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही देखें
तो सितंबर 2019 में ऑर्बिटर और लैंडर मॉड्यूल को दो स्वतंत्र उपग्रहों के रूप में अलग अलग किया गया वहां अंतरिक्ष में। और इसके साथ ही विक्रम लैंडर इसरो द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही उतर रहा था कि दिसंबर 2019 में चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसके सामान्य प्रदर्शन को देखा गया। और इसके बाद लैंडर से संपर्क टूट गया और लैंडर की हार्ड लैंडिंग चंद्रमा पर हुई। सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय कैसी लैंडिंग हुई? हार्ड लैंडिंग चंद्रमा पर हुई, जिसके बाद हमने लैंडर और रोवर दोनों को खो दिया, यानी कि विक्रम और प्रज्ञान को खो दिया। तो 6 पहिए वाला प्रज्ञान, जिसमें प्रज्ञान यानी कि जो रोवर था उसमें 6 पहिए लगे हुए थे, और लैंडर विक्रम के अंदर स्थापित किया गया था। यदि एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो भारत तत्कालीन सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि रूस, यूएसए और चीन के बाद ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाता अगर भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता तो। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाता। इसी के साथ ही प्रदान की बात करें तो प्रदान एक पोर्टल है जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर का के द्वारा होस्ट किया जाता है, जो इसरो मिशन के लिए डेटा संग्रह का एक नोडल केंद्र है। तो प्रदान पोर्टल के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए चंद्रयान-2 मिशन का डेटा जारी किया जाता है। तो इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर इकबाल फरीद, जोसेफ फर्नांडिस, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा या नादिर झुनझुनवाला? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो पंजाब कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के का पद संभाला है, कार्यभार संभाला है। तो कौन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई। किस अधिनियम के द्वारा की गई? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई। यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अपील के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ ही देखें तो प्रत्येक सदस्य का भार पद या कार्यकाल पद जो होता है धारण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक का होता है। कितना होता है? 3 वर्ष की अवधि तक का होता है। और एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत के अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे उन्हें लोकतंत्र में अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता रहे। इसके साथ ही आयोग ने अतीत में कई महत्वपूर्ण सांप्रदायिक दंगों और संघर्षों की जांच भी की है। जैसे उदाहरण के रूप में लिया जाए तो वर्ष 2011 में भरतपुर सांप्रदायिक दंगों की जांच आयोग ने की थी, तथा वर्ष 2012 में बोडो मुस्लिम संघर्ष की जांच के लिए भी आयोग ने एक दल असम भेजा था। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भारत की किस सेना में शामिल किया गया है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा वायु सेना। तो भारतीय वायुसेना को हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली प्राप्त हुई है। यह मिसाइल प्रणाली 110 किलोमीटर की दूरी से विमान को नष्ट कर सकती है और एक साथ 16 लक्ष्यों पर 24 मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप विकसित किया गया है। तो किस देश के साथ विकसित किया गया है? ये इजराइल के साथ भारत के DRDO ने विकसित किया है मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पाद में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इजराइल की बराक मिसाइल से लैस यह एक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि यह ध्वनि की गति से भी अधिक गति से यात्रा कर सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ें तो इस मिसाइल प्रणाली को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। टर्मिनल चरण के दौरान उच्च गतिशीलता प्राप्त करने के लिए यह मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित टारगेट मोटर और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करती है। इसके साथ ही इससे पूर्व भारतीय नौसेना को भी यह मिसाइल प्रणाली एक अन्य संस्करण प्रदान किया गया था और जल्द ही ये थल सेना को इस मिसाइल प्रणाली को प्रदान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर दोस्तों, की सुर्खियों में रहा
आइस ऑस इंडेक्स युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान या भारत? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। जल्दी जल्दी आंसर लगाते रहिए और नोट डाउन जरूर करें अपने, केवल क्वेश्चन और आंसर नोट डाउन ना करें बल्कि एक्सप्लेनेशंस को भी अच्छे से नोट डाउन करें, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका अगर एक्सप्लेनेशन सही बनता है तो छूटे नहीं, और रेगुलर रिवीजन करते रहें। ये नहीं कि आपने एक बार लिख लिया और आगे बढ़ते चले गए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस इंडेक्स नौसैनिक अभ्यास के चौथे चरण में भाग लिया है अभी हाल ही में, और यह मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बाद शुरू हुआ है। मालाबार अभ्यास की बात करें तो भारत के सबसे बड़े युद्ध अभ्यासों में से एक है, तथा हाल ही में अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें क्वाड के सभी 4 देश शामिल हैं। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो क्वाड में कुल देशों की संख्या 4 है, और जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान इसमें शामिल हैं। तो ऑस इंडेक्स की बात करें तो यह एक प्रमुख द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, जो पहली बार वर्ष 2015 में भारत में आयोजित किया गया था। यह 2021 का युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़ें तो हम ये पाते हैं कि ये दोनों देशों के बीच वर्ष 2020 की व्यापक रणनीति साझेदारी से जुड़ा हुआ एक भाग है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है, और आप देख सकते हैं इसके एक तरफ तिमोर सी है, दक्षिण में मेलबॉर्न है, तस्मानिया है, पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया आदि देश हैं। कोरल सी है, इंडियन सी इसके पश्चिमी भाग में है, और पूरब में कोरल सी है, और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि कोरल रीफ है। यहाँ पे तस्मन सी है, और तस्मानिया द्वीप को कई बार पूछा गया है किस देश में है। इसके उत्तर में पापुआ न्यू गिनी देश है। ठीक है, यहाँ पे तिमोर सागर है इसके उत्तर में। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 8 सितंबर, 5 सितंबर या 2 सितंबर? तो इसका आंसर होगा 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों हेतु गहन प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए वर्ष 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था, और अब यह दिवस बीते 50 से अधिक वर्षों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? मानव केंद्रित रिकवरी हेतु साक्षरता, डिजिटल डिवाइस को कम करना। यह वर्ष 2021 के लिए थीम है। तो यह थीम सभी को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकी सक्षम साक्षरता को बढ़ावा देने के अवसरों पर केंद्रित है। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार सिंह, राजीव खन्ना, हरदीप सिंह पुरी या अजय मीना? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह को अभी भारतीय महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में प्रशिक्षित अरुण कुमार सिंह इससे पूर्व कंपनी बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, जो मार्केटिंग के हैं। इसके अलावा वे डायरेक्टर रहे हैं रिफाइनरीज, और डायरेक्टर रहे हैं फाइनेंस का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। इसके साथ ही देखा जाए तो फ्यूचर ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जो मुख्यतः कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में संलग्न है, तथा तेल एवं गैस उद्योग के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। इसी के साथ ही देखें तो भारत सरकार ने अपनी रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 52.98% की अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है। यानी कि इसको बेचना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि रणनीतिक विनिवेश का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और 52.98% की जो संपूर्ण हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है उसे बेचने का निर्णय लिया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर,
कि हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया, INS करंज, INS सारस, INS हंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा INS हंस। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS करंज यानी कि INS करंज हिंद जो गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन है को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है। शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र की को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वज प्रदान करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। तो इसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि इसके बाद नौसेना में राष्ट्रपति का ध्वज प्राप्त करने वालों में दक्षिण नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़ा, पश्चिमी बेड़ा, पनडुब्बी शाखा, INS शिवाजी और भारतीय नौसेना एकेडमी शामिल है। इसके साथ ही आगे बढ़ें तो नेवल एविएशन ने पिछले 7 दशकों में राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय और वीरतापूर्ण सेवा के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। यह शाखा 13 जनवरी 1951 को पहले सी लैंड विमान के अधिग्रहण के साथ अस्तित्व में आई और 11 मई 1953 को कोची में INS गरुण को इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही देखें तो वर्तमान में नेवल एविएशन 9 वायु स्टेशनों और 3 नौसेना वायु एनक्लेव के साथ भारतीय समुद्र तट खासतौर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 10 सितंबर, 9 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 2 सितंबर। तो इसका उत्तर होगा 9 सितंबर को। तो स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 9 सितंबर 2021 को नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। हिमालय दिवस पर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो चलते हैं वीडियो के अंतिम प्रश्न पर कि हाल ही में काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है। तो ऑप्शन है सुजाना क्लार्क, इंदिरा नूई, खुशी मेहरा, राबिया घूर। तो इसका आंसर होगा सुजाना क्लार्क। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन जीता। 61 वर्षीय क्लार्क को उनके उपन्यास के लिए 30,000 पाउंड यानी कि $41,000 का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि कौन सा राज्य भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। तो ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक देखने के लिए, और हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।